हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉड्यूल 1 कवर करेंगे जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ पे एनएपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू द sum total of the all internal and external forces that influence a business decisions, operations and the overall performance. It includes the factors such as economic condition, political and legal framework, social and cultural trends, technological advancement, competitors, customer, supplier, natural condition. These forces can create both opportunities and threat for the business, making it essential for the manager to study and understand them. ठीक है, तो मैनेजर के लिए इन सभी चीज़ों की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के डिसीजंस को, डे टू डे ऑपरेशंस को एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस को। जहाँ पे जो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंक्लूड हो जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन हो जाती है, पॉलिटिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क कैसा है उस कंट्री का, सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड अभी कौन सा चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी क्या मार्केट में ट्रेंड में है, कॉम्पिटिटर हमारे कैसे हैं, कस्टमर के प्रेफरेंस हमारे प्रोडक्ट्स के लिए कैसा है, सप्लायर का नेचर कैसा है, सप्लाई टाइम पे आ जाता है या नहीं, और नेचुरल कंडीशन कैसी है हमारी, मतलब हमारी कंट्री में भी हम देखेंगे तो नेचुरल कंडीशंस कैसी है उस चीज़ के लिए कि वो पर्टिकुलर हमारे कंट्री में ही वो प्रोडक्ट बन रहा है या बन सकता है। ठीक है, तो भी हमारा कितना एडवांटेज है हमारा उससे रिलेटेड। दिस फोर्सेस कैन क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो ये चीज़ें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करके देती है और हमारे लिए थ्रेट भी है बिज़नेस के लिए। तो वो मैनेजर के लिए एसेंशियल है इन सभी चीज़ों की स्टडी करना। ठीक है, जब वो बिज़नेस एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तब। This environment in which business operate in dynamic is constantly changed due to the government policies, technological innovation and market trends and the global development. तो ये हम बोल सकते हैं कि बिज़नेस को रन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहाँ पे बिज़नेस ऑपरेट इन डायनामिक, मतलब हर जगह पे 360 डिग्री उसको हमने स्टडी करके कॉन्स्टेंटली जो चेंज आ रहे हैं, चेंज किस चीज़ों में, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, लाइक कोई चीज़ें पहले लीगल थी अभी उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि नहीं आप उसके सेल परचेज नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कोई आ जाए या तो मार्केट में कोई ट्रेंड चेंज हो गया उसकी वजह से, ग्लोबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये हमें सभी चीज़ों को बार बार आपको स्टडी करनी रहेगी। सम ऑफ दिस फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल, जिसे हम बोलेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, एंड सच एज कंपनीज पॉलिसीज हो गई। कंट्रोलेबल कौन सी होगी, जो विद इन एनवायरनमेंट विद इन अ कंपनी होगी, जैसे कि कंपनी की पॉलिसी हो गई या रिसोर्सेज हो गए या तो मैनेजमेंट की स्ट्रक्चर है। वेल अदर्स आर द अनकंट्रोलेबल, जैसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लाइक मार्केट डिमांड हो गई, गवर्नमेंट रेगुलेशन हो गए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, डिमांड कितनी भी बढ़ सकती है, कितनी भी कम हो सकती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कभी भी चेंज हो सकते हैं, एंड इंटरनेशनल ट्रेड कंडीशन भी कभी भी चेंज हो सकती है ड्यू टू द पॉलिटिकल एंगल। फिर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट टू चेंज, टेक एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड मिनिमाइज द रिस्क। ठीक है, तो ये इन सभी चीज़ों को बिजनेस एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करता है और अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करता है कि कौन कौन से चेंज है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसका हमने कैसे फ़ायदा उठाना है, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है और रिस्क कहाँ पे कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इज रिस्पॉन्ड टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि डायनामिक चेंज आया, हमने कंपनी ने पहले कोई और बिजनेस कर रही थी, अभी उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसने लॉन्च करे, जहाँ पे हमें पता है कि गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है, एनवायरमेंट अवेयरनेस अभी बहुत ग्रो कर रहा है, मार्केट में ट्रेंड है उससे रिलेटेड, तो लोग उसको परचेस करना पसंद करेंगे। इन शॉर्ट, अ बिजनेस एनवायरनमेंट एक्ट एज अ कॉन्टेक्स्ट इन विच द एवरी बिजनेस फंक्शंस, इट शेप द डायरेक्शन, स्कोप एंड द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अब सभी इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है, और सही डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। अब बिजनेस दैट एक्टिवली मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू इट्स एनवायरनमेंट इन is more likely to achieve the sustainable growth and maintain the competitive advantage in the market। ठीक है, तो मार्केट में टिके रहने के लिए आपको इन सभी चीज़ों की स्टडी करनी रहेगी। मीनिंग अगर देखें बिजनेस एनवायरनमेंट का, द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशंस, डिसीजन, स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस।
इट इंक्लूड द एवरीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंस, कॉम्पिटिटर, इकोनॉमिक कंडीशन टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो वो सभी चीज़ों को कवर करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट में सभी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं जो बिजनेस की ऑपरेशंस के लिए, डिसीजंस के लिए, स्ट्रेटजीज के लिए एंड परफॉर्मेंस के लिए अफेक्ट करेंगे। ठीक है, business environment is a total of the all things external to the firm and the industry which is affect the organization and the operations। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आप लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन जितना जो 4 पैराग्राफ आए उसमें से आपको सम अप करके लिखना है एंड द मीनिंग आपको यहाँ से लिखना है, या ये फर्स्ट वाला, या तो आप सेकंड भी लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, जहाँ पे अगर देखें तो टोटली ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एवरीथिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, इसकी वजह से वो सभी चीज़ों जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उसको वो कवर करता है। उसका टोटल है, इकोनॉमिक में कोई चेंज आया, पॉलिटिकल एंगल से, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजी, इन सभी फोर्सेस को वो टोटल करके जो भी चेंज आ रहा है वो एक्सटर्नल फोर्सेस में आ जाएगा। फिर डायनामिक इन नेचर है, इट कीप्स द चेंजिंग ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स, पॉलिसी शिफ्ट एंड द सोशल चेंजेस। तो ये सब भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ पे फैक्टर्स आते हैं इंटर रिलेटेड एंड मे अफेक्ट द बिजनेस इन अनप्रिडिक्टेबल वेज लाइक द पॉलिटिकल डिसीजन में हैव द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, पॉलिटिकल एंगल में कुछ आया कि कोई एक पार्टी XYZ पार्टी गई और XYZ पार्टी अभी रूल कर रही है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसने कोई पॉलिसी चेंज करी जो पहले की पार्टी थी उसके, तो उससे भी इकोनॉमी में चेंज आ जाएगा। फिर अनसर्टिनिटी है, मतलब फ्यूचर चेंज इन एनवायरनमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट विथ 100% एक्यूरेसी। वही फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से फ्यूचर में आ सकते हैं चेंजेस। फिर रिलेटिवली, जहाँ पे द इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन और द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ठीक है, तो रिलेटिवली अलग है। ठीक है, तो एक कंट्री में उस प्रोडक्ट की वजह से अच्छा डिमांड क्रिएट हो सकती है और अदर कंट्री में नहीं हो सकती। ठीक है, एरिया वाइज भी उस चीज़ का इफेक्ट अलग अलग हो सकता है, इंडस्ट्री वाइज भी उस चीज़ का मतलब कोई पॉलिसी चेंज हुई है तो एक इंडस्ट्री के लिए अच्छी हो सकती है, एक इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं हो सकती। फिर मल्टी फैक्टेड है, मतलब द सेम चेंज में बी व्यू डिफरेंटली, फॉर वन कंपनी इट्स अपॉर्चुनिटी, फॉर अदर इट्स ए थ्रेट। अभी जो बात करी वही, एक के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके ला सकती है वो पॉलिसी चेंज आया वो, और एक के लिए वो थ्रेट भी हो सकती है। फिर इंटर रिलेशनशिप, वन फैक्टर ऑफन इन्फ्लुएंस अदर लाइक द टेक्नोलॉजिकल चेंज में अफेक्ट द सोशल हैबिट एंड इकोनॉमिक पैटर्न। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया, अभी स्मार्टफोन सभी के पास है, स्मार्ट वॉच है, तो जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया वो सोशल हैबिट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, कि अभी जो कीपैड वाले फ़ोन थे वो चले गए, अभी स्मार्टफोन सबके हाथ में दिखने को मिलते हैं, तो वो इकोनॉमी में पैटर्न चेंज हमें देखने को मिल रहा है। फिर स्कोप क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो स्कोप मीन्स व्हाट ऑल इट इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ब्रॉडली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है। फर्स्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट, जो है विद इन द कंपनी, जो कंट्रोलेबल इन नेचर है, तो ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है विजन एंड मिशन, जहाँ पे डिफाइन द डायरेक्शन, जो हमारी कंपनी की डायरेक्शन डिफाइन करती है, लाइक द टाटा ग्रुप मिशन ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्राइव द CSR एंड द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टाटा ग्रुप ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा फोकस करे, तो वो उनका विद इन कंपनी का उनका विजन एंड मिशन है। फिर मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर एंड कल्चर की बात करें तो डिटरमाइन द स्पीड and the style of the decision making like the startups like the Zerodha have the flat hierarchy, the decisions are the quick। ठीक है, जो आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, आपका कल्चर कैसा है, ठीक है, आपके यहाँ पे फटाफट डिसीजंस लिए जाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग फटाफट उसका आउटपुट भी आपको देखने को मिलेगा। फिर एम्प्लॉय इन स्किल्स है, जहाँ पे स्किल एम्प्लॉय इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी लाइक द IT कंपनीज लाइक इन्फोसिस इन्वेस्ट हैवीली इन एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग। ठीक है, जो IT कंपनीज है तो वहाँ पे वो स्किल एम्प्लॉय पे ज़्यादा फोकस करती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक द स्ट्रॉन्ग फाइनेंस अलाउ द रिस्क टेकिंग लाइक द रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्ट इन न्यू सेक्टर्स लाइक द टेलीकॉम ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कैपिटल। ठीक है, जैसे कि टेलीकॉम में वो आ गए, ठीक है, जियो वगैरह, जियो का कार्ड उन्होंने लॉन्च करी, ठीक है, जियो सिम कार्ड अभी है, तो उनके पास ऑलरेडी इतना कैपिटल था जिसकी वजह से वो अलग सेक्टर में भी उन्होंने अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करी और उनका रिटर्न उनको मिला, मतलब उन्होंने रिस्क लिया और उसका रिटर्न उनको अच्छे से मिला। फिर R&D कैपेबिलिटीज़ भी है, जहाँ पे ड्राइव द इनोवेशन लाइक द एप्पल इन्वेस्ट बिलियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप कितने कैपेबल है कि और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लाए ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से किसे अलग दिखें। ठीक है, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट में सभी फैक्टर्स आ जाएंगे। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, माइक्रो एंड
मैक्रो आ जाएगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट है माइक्रो, जो है इमीडिएट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड इंडस्ट्री लेवल पे होता है। जैसे कि हो गए कस्टमर, देयर नीड्स शेप द बिजनेस ऑफरिंग, लाइक द राइजिंग हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज द डिमांड फॉर शुगर फ्री प्रोडक्ट। जैसे वीगन प्रोडक्ट है, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं, तो कस्टमर जैसे जैसे नीड उनके क्रिएट होकर डिमांड करेंगे तो बिजनेस उस तरह से उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर जैसे कि अगर कोई कांच की पहले बॉटल में सॉस है या फिर कोई भी प्रोडक्ट आती थी, अभी वो सभी चीज़ें प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गई, तो उनको कॉस्ट कटिंग के लिए भी ईजी है और कस्टमर के लिए भी आसान हो जाते हैं। वो छोटे छोटे पिचकू पाउच पे वहाँ पे मिल रहे हैं, तो कस्टमर कन्वीनियंटली उनको परचेस कर सकते हैं। फिर कॉम्पिटिटर, जहाँ पे एक्शन इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, मार्केटिंग एंड क्वालिटी, लाइक द जियो एंट्री इनटू द टेलीकॉम फोर्स द एयरटेल एंड वोडाफोन टू कट द प्राइस। ठीक है, प्राइस कट ऑफ के लिए भी ये अपने को हम बोलेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट में अफेक्ट करेगी। कॉम्पिटिटर आपके कैसे एक्शन लेते हैं प्राइसिंग से रिलेटेड या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या तो क्वालिटी से रिलेटेड, तो वो भी आपको जैसे जैसा कॉम्पिटिटर आपको करेगा आपको भी वैसे वैसे आपको उसका रिस्पॉन्ड में करना होगा। फिर सप्लायर, देयर हैव रिलायबिलिटी अफेक्ट द प्रोडक्शन, लाइक द शॉर्टेज ऑफ द सेमी कंडक्टर चिप्स इन 2021 स्लो द कार मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सप्लायर आपके कैसे है, ठीक है, आपके सप्लायर अगर टाइम पे आपको प्रोडक्ट नहीं, रॉ मटेरियल सप्लायर जो भी चीज़ें आपको चाहिए रहेगी वो नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, तो आपके प्रोडक्शन पे उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी, तो वो भी आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाएगी एक्सटर्नल फैक्टर से। फिर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो गए, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेलर रिटेलर्स है अफेक्ट द सेल्स, लाइक FMCG ब्रांड्स रिलाई ऑन द रिटेल नेटवर्किंग लाइक द डी-मार्ट एंड रिलायंस फ्रेश। ठीक है, तो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आपके कैसे है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसी है, आपके रिटेलर कैसे है, ठीक है, वो भी आपके सेल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। फिर पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स भी है, लाइक द NGO, मीडिया, इन्वेस्टर, इन्फ्लुएंसर, रेपुटेशन। ये अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि एनवायरमेंट एक्टिविटीज़ परस्यू द कंपनीज टू रिड्यूस द प्लास्टिक यूज़। ठीक है, जैसे कि आप बोलेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो आप प्लास्टिक यूज़ कम से कम रिड्यूस करिए और रीयूज़ करिए, या तो उसको फिर से आप रिसाइकल करिए। ठीक है, तो उन पे प्रेशर आता है NGO के द्वारा या मीडिया के द्वारा, तो वो पब्लिक को अवेयरनेस, मतलब पब्लिक को अश्योरेंस दिलाते हैं कि आपके हमारे जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो इस तरह से उनको फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी रहेगी। फिर मैक्रो पे कौन से आ जाएंगे, जो ब्रॉड नेचर के होते हैं, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे, जैसे कि अफेक्ट ऑल द बिजनेस, वो सभी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। वो मैक्रो था, वो एक बिजनेस को अफेक्ट करेगा क्योंकि वो पर्टिकुलरली ये सिंगल चीज़ों पे फोकस कर रहा है, जबकि ये ऑल बिजनेस पे अफेक्ट करेगा। जैसे कि हो गई इकोनॉमी, GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल, इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिड्यूस द लग्जरी गुड्स सेल्स एंड लो इंटरेस्ट रेट एनकरेज द होम लोन्स। ठीक है, तो ये इकोनॉमी में जितना चेंज आता है, GDP में जितनी ग्रोथ होगी, इन्फ्लेशन कैसा है कंट्री का, इंटरेस्ट रेट क्या अभी चल रहे हैं, इनकम लोगों की पर कैपिटा इनकम कैसे कितनी है, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें भी आपकी बिजनेस पे इफेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे कि अगर इकोनॉमी बहुत डाउन है, मंदी चल रही है, तो लग्जरी गुड की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर लो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, लोन पे आपको इंटरेस्ट रेट कम पे करना है, तो होम लोन की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर पॉलिटिकल एंड लीगल, जहाँ पे देखिए तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी हो गई, पॉलिसीज, टैक्सेशन, लॉ, लाइक मेक इन इंडिया पॉलिसी एनकरेज द मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर ऐसी कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है तो पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेबिलिटी भी आपको अफेक्ट करेगी। टैक्सेशन है, लॉ है, मेक इन इंडिया जैसी कोई पॉलिसी है जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा एनकरेज करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करो, बाहर से कुछ चीज़ें लाओ मत, मतलब इंपोर्ट वगैरह पे इंपोर्ट कम करो, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करो। फिर सोशियो कल्चरल, जहाँ पे डेमोग्राफिक्स, लाइफस्टाइल, वैल्यूज़ एंड एजुकेशन अफेक्ट करेगी, जैसे कि ग्रोथ इन द वर्किंग वुमन इंक्रीज द डिमांड फॉर द रेडी टू ईट मील। ठीक है, जहाँ पे मतलब पहले वुमेंस थी वो सर घर पे ही रहती थी, तो उनको बाहर नहीं जाती थी, तो अभी वुमेंस बाहर जा रही है, तो रेडी टू ईट मील्स की डिमांड बढ़ गई। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है वो जल्दी कैसे बन रहा है, जैसे ही होम अप्लायंस में भी हो गया है। ठीक है, आप सब मशीनरी ऐसी हो सेट करके देते हैं, सिर्फ आपको चीज़ें डालनी है, वो ऑटोमेटिक आपको बना के देगा है। वहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई भी होती है कि आपको कितनी मात्रा में उस चीज़ों को डालना है, तो वो सोशियो कल्चरल चेंजेस भी आपको अफेक्ट करेंगे बिजनेस को। फिर टेक्नोलॉजिकल, जहाँ पे इनोवेशन हो गई, ऑटोमेशन हो गई, IT एडवांसमेंट है,
जहाँ पे राइज ऑफ द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक द अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट चेंज द शॉपिंग हैबिट्स। ठीक है, हमारी शॉपिंग हैबिट्स चेंज होगी। रात को 12 बजे भी जो सेल लगती है तो लोग वहाँ पे रात को जागते रहते हैं और वो सेल पे खरीदते हैं। ठीक, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी यहाँ भी बहुत अफेक्ट हो रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से। भी नेचुरल है, जहाँ पे क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी अफेक्ट करेंगे अपने बिजनेस को, लाइक द पुअर मानसून इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, आप मतलब अच्छी बारिश नहीं हुई है इस सीज़न में तो वो डायरेक्टली आपकी इंडस्ट्री पर, मतलब रॉ मटेरियल है अगर वो है अगर वही कॉटन मेकिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ पे अगर कॉटन टाइम पे नहीं मिलेगा तो आपको उसकी मतलब भाव बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, फिर ग्लोबल है, जहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड लाइक दी ग्लोबल ट्रेंड्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो पॉलिटिकल है, जहाँ पे जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर अफेक्ट द ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ग्लोबल इश्यूज़ भी कोई क्रिएट होते हैं तो वो भी अभी ग्लोबली, अगर कोई बाहर की कंट्री में भी कुछ हलचल होती है तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ उसके अफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को कवर करेंगे।